दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज आपके सिलेबस का एक और फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हम लोग जो ये डिटेल से हैं कुछ समय बाद पढ़ेंगे, पहले एग्ज़ाम को निपटा लें क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है। ये सारी चीज़ें मैं मतलब सब चीज़ें पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होगा, जैसे मैंने और चीज़ें पढ़ाई हैं। हर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी जितना भी है सारा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपका एग्ज़ाम कवर हो जाए उसके बाद आप आगे की अगर प्रिपरेशन करना चाहें, चाहे आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जहाँ रिटर्न एग्जाम होते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ आपको और बेहतर करना है अपने करियर के लिए, वहाँ पे हम सब चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिलेबस में दिया है, ध्यान देखना। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैंने 4 जीएस की क्लासेस दी हैं, 5वीं जीएस की क्लास है। उन 4 जीएस की क्लासों में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। मैंने पूरी एनसीईआरटी निचोड़ रखी है। वो हाँ, कहीं कहीं फैक्ट कहीं मिसमैच हो सकते हैं। अब फैक्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट होता तो वो गलत ही होता है, फैक्ट में हो जाता है कभी आगे पीछे, उसको आप लोग करेक्शन कर ही लेते हैं। मैं खुद ही बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको करेक्ट करके, तो उतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल वाली वीडियो में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था सर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना को लेकर। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको मैं बता देता हूं, आप इसको लिख भी लेना। एक मिनट, ठीक है, इसको देखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये जो है ये यहाँ नहीं थी, ये एक विदेशी था, मतलब विदेशी संगठन था। ये यहाँ पर नहीं बना था, ये बना था अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में बना था। और इसको बनाया गया था 1875 के आसपास, यानी 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? 2 लोग थे। एक था मैडम एच पी ब्लैकवेट्सकी, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? मैडम एच पी, मतलब इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम क्या है? मैडम एच पी ब्लेवेट्सकी, इनके द्वारा। और इनके साथ एक और व्यक्ति हुआ करते थे, उनका जो नाम था वो था कर्नल एच एस आलकाट, ठीक है। क्या लिखोगे? कर्नल एच एस आलकाट, एच एस आलकाट। इन 2 लोगों ने क्या किया था, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को वहां पे स्टेब्लिश किया था अमेरिका में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। उसी प्रकार से सुधारक के रूप में इसने काम किया। बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1879 में। 1879 में कहा गया था? मुंबई में, बॉम्बे या मुंबई, उस टाइम का जो भी कहते हो। और इसको बाद में इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था 1882 में, वो बनाया गया था साउथ इंडिया में, चेन्नई के पास अडयार नाम उसका जगह था, ठीक है। तो 1882 में अडयार, चेन्नई में इसको क्या कर दिया गया था? हेडक्वार्टर, ठीक है। चेन्नई में इसका क्या कर दिया गया था? हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया गया था। तो आपको ये याद रखना। अब जैसे क्वेश्चन आ रहा था कि सर वो एनिवेशन, देखो पेपर में जनरली क्वेश्चन इससे जो पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो एनी बेसेंट ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हाँ, अंतरराष्ट्र, क्योंकि वो इसकी अध्यक्षा भी रही थी, पहला या दूसरा अध्यक्षता संभव थी एनी बेसेंट। तो बाद में जैसे अगर क्वेश्चन अगर आपको ये दिखता है कि स्थापना को लेकर सोसाइटी जो अमेरिका में बनाई गई थी, तब आप इसकी ओर जाना है, ठीक है। वरना अगर एनी बेसेंट अगर आपको दिखता है वो कौन से, मतलब इससे कौन संबंधित है करके क्वेश्चन पूछता है, तब आप एनी बेसेंट करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी लास्ट में बताया था मैंने आपको, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसके जो फैक्ट थे वो हम लोग कवर करेंगे। और ये हुआ किस समय था? जब ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहे थे। कई चीज़ें ऐसा था, भारतीय जो थे, जो भारतीय सुधारवादी थे, जो प्रोग्रेसिव थे, जो भारत में जो प्रथाएं, जो मतलब बेकार की प्रथाएं थी, चाहे आप सती प्रथा हो, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, बहुत सी कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। तो जब ब्रिटिश ने यहाँ रूल किया तो बहुत से भारतीय जो सुधारवादी थे वो ब्रिटिश के संपर्क में आए, उनके विचारों के संपर्क में आए। साथ ही साथ जो वेस्टर्न था, मतलब पश्चिमी जो यूरोप था या यूरोप का जो इलाका था, वहाँ पर मॉडर्न, मतलब यूरोप आगे बढ़ चुका था, चाहे विज्ञान के मामले में हो, साइंस तर्क के मामले में, या अदर सेक्टर के मामले हो। वो क्या हो गया था, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो चुका था। वहाँ के विचार यहाँ के भारतीयों के सुधारवादी जो भारतीय थे उनके दिमाग में भी आने लगे उसी प्रकार के विचार, तो उन्होंने सुधार का काम किया। अब एक देखिए, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे हैं। बाई चांस अगर क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल आता है, इनका क्या लक्ष्य था? हमेशा पॉजिटिव वाला मार देना, यानी पॉजिटिव होंगे ही होंगे। देखिए, एक ईश्वर की बात
मैक्सिमम लोग करेंगे कि ईश्वर एक ही है। कुप्रथा, स्त्री शिक्षा महिला शिक्षा की बात हर कोई कहेंगे, ठीक है। विधवाओं को दोबारा विवाह करने का अधिकार लगभग हर कोई बताएगा कि इनको होना चाहिए, तभी तो ये नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार, यानी प्रोग्रेसिव चीजें होनी चाहिए, यानी जो अच्छी चीजें हैं उसको आपने लेना ही लेना है। तो इसके फैक्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनके बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक पुनर्जागरण नहीं, भारत में पुनर्जागरण का पिता जिसको कहते हैं वो है राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं, राजा राम मोहन राय का। पुनर्जागरण मतलब एक प्रकार से दोबारा जागना, एक प्रकार के अंधकार युग से मतलब उजाले में आना, एक प्रकार की कुप्रथाओं से समाज को निकाल के आगे की ओर ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। भारत में पुनर्जागरण का इनको पिता कहा जाता है, ठीक है। ये अपने आप में एक समाज सुधारक हुआ करते थे, समाज सुधारक थे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें देखना, ये जो थे ये एक ईश्वर की बात करते थे और मैक्सिमम लोग जो थे वो एक ईश्वरवादी थे, यानी एक ईश्वर की बात करते थे। और इनको राजा की उपाधि थी अकबर द्वितीय के द्वारा। देखो, अकबर द्वितीय के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई, ठीक है। राजा की उपाधि लिखना, कि उपाधि किसने दी इसको, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी, ये याद रखना। इनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध काम किया गया था, एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, साथ ही साथ सती प्रथा के अंत या उन्मूलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपने ये लिखना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये सब प्रोग्रेसिव थे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की पूछता है तो सीधे सीधे बता देना राजा राम मोहन रॉय ने। और ये कब की, 1828 में। आप मान के चले अगर आप एनसीईआरटी की चीजें पढ़ रहे हैं, लुसेंट कर रहे हैं, तो आपका जीएस गलत नहीं होने वाला वहां, ठीक है। साथ ही साथ इनके बारे में एक और फैक्ट है, सती प्रथा का अंत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो लिखो सती प्रथा अंत में योगदान, में योगदान, यानी इन्होंने सती प्रथा जो थी, सती प्रथा होती थी पहले, जैसे किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, डेथ होगी, तो उसकी महिला को जिंदा क्या उसकी चिता में जला दिया जाता था, उसी के साथ साथ उसको बोला जाता था सती प्रथा। तो इसका सती प्रथा अंत में इनका योगदान था। और सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में, उस टाइम जो भारत के गवर्नर थे विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिक उस टाइम भारत का क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में ये फैक्ट हो गए, ठीक है। इसने क्या किया, 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की। और इसके साथ मिलकर जो वो कॉलेज बनाने वाला था उनका नाम था डेविड हारे, या डेविड हेयर लिखा होगा। तो लिखो 1817 कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब आपने लिखना है कलकत्ता हिंदू कॉलेज लिख लो, विश्वविद्यालय मत लिखना है, ठीक है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की अगर आपसे पूछता है तो राजा राम मोहन राय, प्लस इसके साथ देखना ऊपर तो राजा राम मोहन राय हो गए, प्लस इसके साथ थे डेविड हारे या डेविड हेयर लिखा होगा पेपर में, डेविड हारे प्लस राजा राम मोहन राय लिख दिया मैंने, राजा राम मोहन रॉय लिख दिया, पूरा एक ही लिख दिया मैंने। इन दोनों ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की। साथ ही साथ इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में, इधर लिख दिया मैंने वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज 1825 में इन्होंने की। और ये सब प्रोग्रेसिव थे, मतलब ये ऐसी चीजें थी जैसे हिंदू कॉलेज थी, वहाँ क्या शिक्षा, ब्रह्म समाज ऐसी बातें करता था, जैसे आप मूर्ति पूजा का विरोध करना हो गया, आधुनिक शिक्षा यानी को आगे बढ़ाना, महिलाओं को शिक्षित करना, एक ईश्वर की मानना, अंधविश्वास पे मतलब उस पर भरोसा ना करना, इस टाइप की चीजें थी, कुप्रथाओं के खिलाफ और आगे बढ़ने वाली चीजें थी ये राजा राम मोहन राय के बारे में था, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आप लोगों का आता है, आपने लिखना है मतलब जैसे एकेश्वरवादी भी लिख लो इसमें, एकेश्वरवादी और वेद और उपनिषद का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया इन्होंने। एक लिखो आप एकेश्वरवादी थे, एकेश्वरवादी यानी जो एक ईश्वर की बात करता है, साथ ही साथ वेद और उपनिषद का बांग्ला में अनुवाद, वेद कॉमा उपनिषद का बांग्ला अनुवाद भी किया था इन्होंने, ठीक है, बांग्ला में अनुवाद,
अनुवाद भी इन्होंने किया था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कई ऐसे फैक्ट होते हैं वो सब सुधारवादी होंगे, पेपर में आएगा तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि प्रोग्रेसिव जो चीज़ें होंगी वो, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद आपने जैसे यहीं पर बंगाल में एक दूसरी चीज़ हुई थी, उसका नाम था यंग आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है। बहुत कम उम्र में एक नेता हुआ करते जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, उनका नाम था हेनरी लुई विवियम डेरिजियो। तो यंग आंदोलन के प्रवर्तक लिख लीजिए आप। सब यूथ को इकट्ठा करके इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका मुख्य लक्ष्य महिला शिक्षा था। तो यंग आंदोलन के प्रवर्तक थे विलियम हेरी डेरिजियो, मतलब इनका नाम पूरा जो है वो था हेनरी लुई विलियम डेरिजियो। हेनरी लुई विलियम डेरिजियो, ठीक है, डेरिजियो। ये जो थे ये यंग आंदोलन के क्या थे, डेरिजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था, विलियम हेरी मतलब डेरिजियो को माना जाता है। और इन्होंने भी क्या किया था, यंग महिला शिक्षा वगैरह का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये सब प्रोग्रेसिव थे। और जो ये हेनरी लुई विलियम डेरिजियो थे, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, लिखना, फ्रांस क्रांति से प्रभावित। ये भी अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग खुद ही इसको बता देंगे कि कौन था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आप लोगों का दयानंद सरस्वती। इसको भी आप लोगों ने लिखना है, मैं इसको इरेज करता हूँ, पूरा देखना, हेडिंग लिखो दयानंद सरस्वती। इनके बारे में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर प्रश्न आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती, इनके बारे में देखो क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। पहला फैक्ट जो है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। कौन थे, बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका, मूल शंकर हुआ करता था। दूसरा इनके बारे में जो फैक्ट है, इनका जो जन्म था गुजरात के काठियावाड़ा में हुआ था। वो जन्म वगैरह अब यहाँ नहीं पूछने वाले, ठीक है, तो जन्म लिख लीजिए वैसे काठियावाड़ा, काठियावाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, काठियावाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है। अगर आपसे ये पूछता है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, इनका क्या है, ग्रंथ है, इसको इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन को चलाया था, यानी शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुद्धि आंदोलन का मतलब इनका ये मानना था जो भी भारतीय ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं, ईसाई बन गए हैं, उनको दोबारा क्या होना चाहिए, हिंदू धर्म में आना चाहिए और उनका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने क्या किया था, चलाया था। तो ध्यान रखना सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं का है, साथ ही साथ जो शुद्धि आंदोलन है वो इन्हीं का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, शुद्धि आंदोलन चलाया। और शुद्धि आंदोलन क्या था, जो ईसाई बन गए हैं पहले की हिंदू, उनको दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करना, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने जो की थी आर्य समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में 1875 में, आर्य समाज स्थापित। सब ये उसी के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है। 1875 क्वेश्चन ही यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी। एक बहुत प्रसिद्ध इनका नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। तो अगर आपसे पूछता है वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो, लौट चलो, ये भी किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौट चलो कहा इन्होंने, किसका है, दयानंद सरस्वती का, ठीक है। किसने कहा था, दयानंद सरस्वती। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, दयानंद सरस्वती का ही है, वेदों की ओर लौट चलो। अब देखो इसने वेदों की ओर, यानी प्राचीन जो भारत था उसकी जो गरिमा थी, उसका जो उत्कर्ष था, उसकी जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, उसकी ओर ये बात करते थे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौट चलो। बाकी इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा, समाज सुधार में सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया होगा, विधवाओं के पुनः विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया होगा। मतलब ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रोग्रेसिव चीज़ें होती है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद जो अगला आता है इसको नोट कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद। उससे भी क्या पता आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे दे, तो 2-3 फैक्ट आपको एनसीईआरटी के बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद,
नन। अब ऐसा नहीं कि इनका जन्म लिखा हो, कहाँ पैदा हुए थे, क्या हुए थे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे बहुत कम चांसेस होंगे कि ऐसा कुछ पूछे। स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। रामकृष्ण मिशन कहीं हो सकता है आपको 1896 से दिखे, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था, अगर आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको मानव सेवा को क्या करना होगा, बढ़ावा देना। यानी ब्रैकेट में लिखो मानव सेवा पर बल, मानव सेवा पर बल देता था ये रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में जो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिया शिकागो में। भारत का इसने भाषण दिए थे। विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। शिकागो में इनके द्वारा प्रतिभाग किया था। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, किसने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है मोहम्मदन थे सर सैयद अहमद खान। तो अगला लिखोगे आप सर सैयद अहमद खान। अब विवेकानंद के बारे में बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में जो फैक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोग देखिए। पहला जो इनके बारे में फैक्ट आता है वो आता है, इन्होंने जो है 1864 में एक अनुवाद समिति की स्थापना की थी। तो लिखो 1864 अनुवाद समिति, अनुवाद समिति किसने क्या की थी, स्थापना। इसी को बोला जाता है वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक समिति भी इसको क्या कहता जाता है, बोला जाता है। ठीक है, अनुवाद समिति या वैज्ञानिक समिति, इसको ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया था बाद में, पहले क्योंकि ब्रिटिश समर्थक थे, ब्रिटिश थे। दूसरा लिखो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध। पहले इन्होंने विरोध किया था, जब बाद में इनको ब्रिटिश की नीति पता चली कि ये फूट करो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश का समर्थन छोड़ के उसका समर्थन किया। लेकिन स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1875 में अलीगढ़ में, 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने क्या किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। तो लिखो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कॉलेज की क्या की थी, इसने स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि अब नाम से ही लग रहा है मोहम्मदन यानी मुस्लिम कम्युनिटी, एंग्लो मतलब अंग्रेज, उनके मिक्सर के मतलब इसने कॉलेज की स्थापना की। और इन्हीं को बोला जाता है अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था इन्होंने, अलीगढ़ आंदोलन। इसी के माध्यम से मुस्लिमों को ये पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा वगैरह देना चाहते थे। अलीगढ़ आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, अब कुछ इस टाइप के फैक्ट आते हैं, जैसे स्टार्टिंग के आपको बताता हूं, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, देखिए इससे आगे का जो आता है आपका, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई पूछता है, तो मैंने आपको बता दिया, राजा राममोहन राय ने विलियम पेंटिंग की सहायता से। अब आता है एक बहुत फेमस चीज, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी विधवाओं के दोबारा विवाह से संबंधित था। ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो आया था 1856 में। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और ये लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो इससे संबंधित कौन है अगर व्यक्ति पूछते हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लेके आए थे। और जैसे विधवाओं के लिए लेके आए, ऐसे ही एक बाल विवाह को रोकने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शारदा एक्ट। क्या लिखोगे, शारदा एक्ट, यानी शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट अधिनियम। शारदा अधिनियम जो था वो किससे था अगर आपसे पूछता है, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक के लिए लाया गया था।
ये जो अधिनियम लाया गया था 1929 में लाया गया था, और जो ये लागू हुआ पूरे ब्रिटिश भारत में, ये हुआ था 1 अप्रैल 1930 से। 1 अप्रैल 1930 से पूरे उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़कों की और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, जहां लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई और लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई। ठीक है, तो आप इस एक्ट के तहत नीचे लिखोगे बॉयज, यानी बी लिख दिया मैंने, ठीक है, आप समझ जाना, बॉयज लिख दिया मैंने, न्यूनतम आयु किसकी, विवाह की, न्यूनतम विवाह आयु, न्यूनतम विवाह आयु यानी 18 साल होनी चाहिए, इससे कम में आप नहीं करोगे किसी भी लड़की की शादी। जबकि गर्ल्स की मैंने यहाँ लिख दिया, गर्ल्स के लिए लिखो, गर्ल्स की न्यूनतम विवाह यानी बालिकाओं की न्यूनतम विवाह आयु कितनी होगी, 14 वर्ष होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शारदा एक्ट आप लोग याद रखना, शारदा अधिनियम के तहत इनकी क्या रखी थी, विवाह की आयु, और शारदा अधिनियम किससे संबंधित था, बाल विवाह पर रोक करने के लिए इसको लाया गया था। अब देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच समानता को लेकर, महिला और पुरुष के बीच समानता को लेकर एक किताब लिखी गई, उसमें क्या अंतर है महिलाओं और पुरुष के बीच, उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। क्या थी, पूरा एक है, स्त्री पुरुष तुलना, क्योंकि ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार के अंदर आते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा गया अगर आपसे पूछता है, ताराबाई शिंदे ने। सीधे सीधे बता देना आप लोग, बहुत होशियार बच्चे की तरह, ताराबाई शिंदे। और ये आप इतना आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जैसे जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि नई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले पुरानी एनसीईआरटी चलती थी, उसको और नई एनसीईआरटी को मिला के मैंने इसको सिलेक्ट किए हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, ये नहीं कि वीडियो भी पीडीओ, जितने भी ग्रुप सी लेवल के हैं, इवन ग्रुप बी लेवल के, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के अंदर जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, एनसीईआरटी इवन यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। एनसीईआरटी एनटीपीसी रेलवे बैंक जितने भी ये वनडे एग्जाम होते हैं, वहां जहां पे जीएस आती है, एनसीईआरटी सर्वोत्तम स्थान रखती है। बस आयोग जो होना चाहिए उस प्रतिष्ठा का होना चाहिए, जो अनावश्यक क्वेश्चन न पूछे, आपके ज्ञान को चेक करे, आपके तथ्य को चेक न करे। वहां बहुत ज्यादा इस टाइप के फैक्ट वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है। ठीक है, अब देखो दो चीजें आपको बता दूंगा। एक परमहंस मंडली की स्थापना लिखो, परमहंस मंडली 1840। ठीक है, 49 भी कहीं दिखता है, हो सकता है वो दो अलग अलग हों, परमहंस मंडली। और एक लिखो सतनामी आंदोलन चलाया था घासीदास के द्वारा मध्य भारत में। ठीक है, दूसरा लिखो सतनामी आंदोलन, सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सतनामी आंदोलन ये चला गया था मध्य भारत में, मध्य भारत में। ठीक है, और इस सतनामी आंदोलन को जो चलाया था उनका नाम था अपने आप में घासीदास। क्या लिखोगे, घासीदास। घासीदास के द्वारा सतनामी आंदोलन चलाया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक दो चीजें बताऊंगा, दो फैक्ट जो सुपर इंपोर्टेंट है, आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत जगह पूछता है। एक लिखना आप सत्य शोधक समाज की स्थापना, एक लिखना आप गुलामगिरी पुस्तक। ठीक है, लिखो सत्य शोधक समाज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना इस चीज को। ठीक है, तो लिखो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज प्लस गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी पुस्तक। ये किसकी है, ज्योतिराव फूले की, या ज्योतिबा फूले भी लिखा रहता है पेपरों में, तो इनका नाम आपने क्या लिखना है, ज्योतिराव फूले की। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। ये सत्य शोधक समाज जो था 1873, गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी 1873, और इसको लिखने वाले जो थे, मतलब एक बनाने वाले, ज्योतिराव फूले। ठीक है, दलितों के उत्थान के लिए, अछूतों के उत्थान के लिए, जो अछूत माने जाते थे उस समय पे, उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। ज्योतिराव फूले बहुत बढ़िया दलित वर्ग के सुधारक वर्ग में गिने जाते हैं। तो सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक किसकी है पुस्तक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, ज्योतिराव फूले ने। और इन्होंने जो गुलामगिरी पुस्तक है ना, इस पुस्तक को अमेरिका को समर्पित की थी, याद रखना इसको, अमेरिका को समर्पित। कैसे, क्योंकि वहां अमेरिका में जो आंदोलन चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था गुलामों को लेके, अमेरिका उस चीज से मुक्ति पा चुका था। उसी के बाद ये पुस्तक लिखी, अमेरिका को समर्पित लिखना इसको,
इस फैक्ट को भी आपने लिखना है, ठीक है। अमेरिका को समर्पित आपका ये होना चाहिए गुलामगिरी पुस्तक। और लास्ट यहाँ पे अभी एक फैक्ट लिखो, पेरियार नाम से किसे जाना जाता था, उसका नाम था ईवी रामास्वामी। तो अगला लिखो, पेरियार नाम से किसे जाना जाता था, साउथ में थे, पेरियार नाम से जाना जाता था, नाम से प्रसिद्ध पेरियार एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे पहले, ईवी रामास्वामी को जाना जाता था, ई वी रामा स्वामी को क्या जाता था, पेरियार नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये हो गया आपके फैक्ट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखो हेडिंग, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इंपोर्टेंट हम फैक्ट देखते हैं इसी के, तो आपका एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा। अगर आप होशियार बच्चे होंगे, बहुत समझदार अगर आप होंगे, तो आप अपने स्तर पे जो आपके पास किताब होगी उससे भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और आपको ये फायदा होगा कि एनसीईआरटी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं सर आप पढ़ाइए तो एनसीईआरटी क्या हमें भी देखनी चाहिए, मत देखना। जिन चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ आपका वन लाइनर वहाँ से गलत नहीं होने वाला है, ठीक। दूसरी बात, आने वाले कल से मैं एक प्लान सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब मैं क्लास दूंगा तो स्टार्टिंग में आपको पर डे का काम दे दूंगा कि आप आज ये तैयार करना, हिंदी में इस टॉपिक को तैयार, उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। यानी अगर मैं डेली आपको 5 मिनट स्टार्टिंग बता दूं, हिंदी में ये चैप्टर आज कंप्लीट करना, जीएस में ये पढ़ना, उत्तराखंड में ये पढ़ना, और सोर्स बता दूं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864। अब किसने की थी ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर। वेद समाज कब बना था, 1864 में। किसने की थी यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि खुद पढ़ लेना। और आपको जब जैसे बुक आप जिस भी किताब से पढ़ोगे वहाँ मिल जाएगा। एनसीईआरटी इसको नहीं देता कि किसने की, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर पेपर एनसीईआरटी से बनता है तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, प्रार्थना समाज, मतलब ये प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की ये पूछेगा, ठीक है। मतलब कब की प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज है उसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1867 में बॉम्बे में, 1867 में बम्बई में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब आप एक बार प्रैक्टिस करना, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के कहीं गलत तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आप चेक करना कि कितना आप में सुधार हुआ इन 5 जीएस की क्लास से, ठीक है। अगला लिखना, सिंह सभाओं की स्थापना कब से शुरू हुई, मतलब 1870 के दशक से हुई, जो सिख धर्म था उनके से संबंधित था, ठीक है। सिंह सभाओं की स्थापना, क्या करें, पढ़ना पड़ता है, मेहनत इसी को तो कहते हैं, लगन। अब आपके बेहोश होने के दिन चलेंगे मैं जानता हूँ, ठीक है। सिंह सभाओं की स्थापना, इसीलिए मैं आजकल ये शब्द कम यूज करता हूँ, मुझे पता है कि अब आप नहीं होने वाले हो। सिंह सभाओं की स्थापना 1873 से हुई थी। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था, अंबेडकर ने, 1927 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया था, भीमराव अंबेडकर, लिख दो, BR अंबेडकर, ठीक है। कब चलाया गया था, 1927 में, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। अगला लिखना है आपको, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अब यहाँ ध्यान देना, ब्रह्म समाज जो हो चुका था डिवाइड हो चुका था, उसके बाद 2 ब्रह्म समाज बने। पहला ब्रह्म समाज तो जो था राजा राममोहन राय वाला, वो बाद में जाके 2 भागों में डिवाइड होगा, उसमें से एक भारतीय ब्रह्म समाज बना। इसकी जो स्थापना की थी केशव चंद ने की थी, यानी भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, केशव चंद सेन ने, क्योंकि इसका 1866 में विभाजन हो गया था। केशव चंद सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा, क्योंकि ब्रह्म समाज जो है लगभग 1866 के आसपास क्या हो चुका था, डिवाइड। उसमें से एक शाखा बनी थी भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखना है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब हुई थी, इसको इंपोर्टेंट कर देना। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब बना था, 1903 में। और इसी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देना, सबके लिए एक ईश्वर, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, वो दिया था अपना किसने, नारायण गुरु ने। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा लिखो, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा, एक ईश्वर का नारा ये दिया था नारायण गुरु ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, नारायण गुरु ने इसकी क्या दिया था, नारा दिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है आपको, राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, इसको भी इंपॉर्टेंट करना। राष्ट्र
गोफ्तार पत्रिका, ये गौ है, ठीक है, राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका। ये किया था दो पारसी समाज सुधारक थे, उसमें थे एक दादा भाई नेहरूजी, एक नेहरूजी फरदूनजी, उन्होंने किया था इसका, दोनों ने मिलके। तो क्या क्या लिखोगे, दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी प्लस नेहरूजी फरदूनजी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको याद रखना है, फरदोंजी है, ठीक है, फरदोंजी या फरदोंजी जो भी लिखा होगा आपका, फरदोंजी कर दो इसको, फरदोंजी, फरदोंजी है, ठीक है, इसको याद आप लोग ध्यान रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आप लोगों ने लिखना है, जो आपका अंतर जाति व अंतर समाज से संबंधित विवाह था, उसके लिए कानून बनाया गया था 1860 मतलब 1872 में, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी अंतर जातीय अंतर समाज विवाह कानून लिखो, अंतर जाति प्लस अंतर समाज कानून, ये बना था 1872 में, ठीक है। यानी आपको ये समझना है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है एक जाति से दूसरी जाति में अगर आपका विवाह करना है, अंतरजाति विवाह बोलते हैं उसको, और एक समाज से दूसरे समाज में करना है, उससे संबंध अंतरजाति अंतर समाज विवाह कानून लिखना है इसको, विवाह कानून। ये लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1872 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग ऐसे, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने आप में होता है। अगला आपको लिखना है, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का जो टारगेट रखा गया था वो कब से रखा गया था, 1813 के चार्टर एक्ट से। तो लिखो पहली बार शिक्षा पर, अब एजुकेशन से भी समाज सुधार होता है, ठीक है। पहली बार शिक्षा पर प्रति वर्ष यानी पर ईयर 1 रुपये 1 लाख खर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब से किया था, 1813 के एक्ट से, चार्टर एक्ट लिखना। ये सब पढ़ाए हैं मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में। दूसरा, वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, वुड्स डिस्पैच, ये है शिक्षा से संबंधित। वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा, 1854 में आया था, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको लिखो, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड या मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, वुड के डिस्पैच को। ये 1800 कब आया था, 54 में। अगला लिखना है आपको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने 1784 में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना उसको, ठीक है। तो लिखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक, ये इंपोर्टेंट भी करना है आपको, ठीक है। तो लिखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ऑफ बंगाल, ये कब बना था, 1784 में। किसके द्वारा बनाया था, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया था। और इसी ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था अपना क्या, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका इसने अंग्रेजी अनुवाद भी किया। तो अगर आपसे पूछते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अगर आपसे पूछता है बता देना, विलियम जोन्स ने। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया पूछता है तो विलियम जोन्स ने किया। ये भी आपको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 2 नोबेल प्राइज भारत के उस टाइम पे बहुत फेमस है, एक लिखो ऐसे ही लिखना 1913, यहाँ लिखो गीतांजलि, डैश लिखो रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके नीचे लिखो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। यानी इसका क्या मतलब है, जो गीतांजलि के लिए, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए अगर नोबेल मिला पूछता है तो गीतांजलि के लिए कब दिया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही एक फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ऐसे ही सेकेंड पॉइंट लिखना है आपको, 1930 पूरा समझ जाओगे इससे आप, हाँ 1930
क्योंकि शिक्षा का रोल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसको नोबेल मिला था किस इसमें, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स का नोबेल, भौतिक विज्ञान में इसको क्या मिला था, नोबेल मिला था। आप लोगों को ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। एक लिखो अमृत बाजार पत्रिका, बहुत फेमस है, उसी दौरान चली थी ये, अमृत बाजार, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, पत्रिका। मैंने अल हिलाल पुस्तक लिखा, मतलब पत्रिका लिखा रखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका 2 भाइयों के द्वारा चलाई गई थी, एक का नाम था शिशिर कुमार घोष, एक का था मोतीलाल घोष, दोनों का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष प्लस मोतीलाल घोष। अगर एक ही आएगा, वैसे मोतीलाल का एनसीईआरटी जो दे रहा है, एनसीईआरटी में यही है, मोतीलाल घोष के बारे में बता रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी कर दो, उसमें इसी का नाम है, तो अगर एनसीईआरटी बेस बनता है मोतीलाल घोष ऑप्शन है तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मोतीलाल घोष, और इसने इसको शुरू किया था। एक लास्ट पुस्तक है गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, वो है राजा राम मोहन रॉय की, लिखो गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये किसकी है, लिख लो राजा राम मोहन रॉय की, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट किसकी है, राजा राम मोहन की, फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। ये बुक भी आपको याद रखनी है। तत्वबोधिनी सभा लिख लीजिए, लास्ट के 2 फैक्ट हैं, तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर की है तत्वबोधिनी सभा, आपको ये भी याद रखना है। और अंतिम जो आज का फैक्ट आता है, एक लोकहितवादी किसको कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को, और एक ने विधवा विवाह से संबंधित एक सभा बनाई थी। एक लिखो आप, लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता था, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को इसके नाम से जाना जाता था, एक याद रख लीजिए आप। और एक लास्ट फैक्ट लिखिए, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी, विधवा विवाह समाज की स्थापना 1850 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित ने इसको की थी, विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ब्रह्म समाज का जो विभाजन था 1866 वगैरह, वो आप लोग देख लेना, उतना इंपोर्टेंट वो भी नहीं है। आपका ये टोटल जो हो गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एनसीईआरटी वनडे एग्जाम फैक्ट जो है, पूरे टॉपिक को हाईलाइट कर लो, ल्यूसेंट से पढ़ लो जो मिलता है, ठीक है। जो नया मिलता है सारा नहीं पढ़ना, ईयर वगैरह ज़्यादा मत पढ़ना, इतने ईयर नहीं आते, जितना बता रखा है उतना काफ़ी होगा आपके एग्जाम के लिए। आपको एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले फैक्ट क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।